शौर्य की हवेली अंडरग्राउंड कंट्रोल रूम। हवेली के उस सीक्रेट अंडरग्राउंड कंट्रोल रूम में आज जैसी हलचल थी वैसे शायद तब भी नहीं हुई थी जब अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े गैंग वॉर हुए थे। दर्जनों कंप्यूटर स्क्रीन्स पर शहर के अलग अलग इलाकों के सीसीटीवी फुटेज चल रहे थे। कबीर और उसके चार सबसे बेहतरीन हैकर्स अपनी उंगलियों को कीबोर्ड पर ऐसे चला रहे थे जैसे उनके खुद की जान दांव पर लगी हो। और उनके ठीक पीछे शौर्य खड़ा था। उसने अपना डार्क नेवी ब्लू कोट उतार कर फेंक दिया था। उसकी शर्ट की आस्तीनें कोहनियों तक मुड़ी हुई थी। उसका चेहरा इतना डरावना और सर्द था कि कमरे का तापमान सच में गिरा हुआ महसूस हो रहा था। उसकी आंखें जो हमेशा शांत रहती थी आज लाल हो चुकी थी। वो लगातार एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर अपनी नज़रें दौड़ा रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ रिया की वो रोती हुई आवाज़ गूंज रही थी। क्या आप लोगों ने उसे किडनैप किया है? शौर्य ने खुद को अंदर ही अंदर गालियां दी। उसने सोचा था कि तारा को खुद से दूर करके वो उसे सुरक्षित कर रहा है, लेकिन उसने इस बात का अंदाजा नहीं लगाया था कि उसके दुश्मन एक निहत्थी लड़की पर इतनी जल्दी और इस तरीके से पीठ पीछे से वार करेंगे। एक हैकर ने हड़बड़ाते हुए और स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए बोला, बॉस, मिल गया। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के बाहर वाले चौराहे का कैमरा नंबर 4, शाम 639। मैडम इस पीली टैक्सी में बैठी थी। टैक्सी का नंबर ट्रैक हो गया है। शौर्य ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। उसने अपनी भारी और गूंजती हुई आवाज़ में कबीर को हुक्म देते हुए कहा, इस टैक्सी वाले को ढूंढो अभी, और मुझे मेरी कार गेट पर चाहिए। अगले 15 मिनट के अंदर कबीर के आदमियों ने उस टैक्सी वाले को शहर के एक ढाबे से उठा लिया था और उसे सीधे शौर्य के सामने पेश किया था। टैक्सी ड्राइवर डर के मारे पसीने से नहाया हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शहर के सबसे बड़े माफिया ने उसे क्यों उठवाया है। शौर्य ने बहुत ही खामोश और खूंखार कदमों से चलते हुए उस ड्राइवर की कॉलर पकड़ी और उसे एक झटके से हवा में उठा लिया। शौर्य ने दांत पीसते हुए अपनी चील जैसी आंखों से उसकी रूह में झांकते हुए पूछा, जिस लड़की को तुमने शाम 7 बजे सिटी न्यूज़ से उठ बैठाया था उसे कहाँ छोड़ा है? एक झूठ, सिर्फ एक झूठ, और मैं तुम्हारी जुबान यहीं इसी वक्त काट दूंगा। ड्राइवर ने कांपते हुए और हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब, मैंने कुछ नहीं किया। उस मैडम ने खुद मुझे शहर के बाहर वाली पुरानी कॉटन मिल के तरफ चलने को कहा था। वहाँ बहुत अंधेरा था। उन्होंने मुझे 1 किलोमीटर पहले ही रोक दिया था और पैदल ही उस खंडर की तरफ चली गई। बस इतनी सी ही बात है साहब, मुझे जाने दो। पुरानी कॉटन मिल, ऋषभ का वो पुराना और गैरकानूनी गोदाम जिसे पुलिस भी सील करके भूल चुकी थी। शौर्य का दिमाग तुरंत पूरी साजिश समझ गया। सान्या और ऋषभ ने आदमियों ने मिलकर उस लड़की को रिपोर्टर वाले दिमाग के साथ खेला था। शौर्य ने ड्राइवर को झटके से नीचे फेंका और अपनी जैकेट उतारते हुए कबीर की तरफ मुड़ा। शौर्य ने अपनी बंदूक को लोड करते हुए एक ऐसी खौफनाक आवाज में कहा जो मौत का ऐलान लग रही थी, कबीर, गाड़ियां निकालो। आज उस कॉटन मिल में एक भी इंसान जिंदा सांस लेता हुआ नजर नहीं आना चाहिए। मुझे वो सब मुर्दा चाहिए। अगले ही पल चार काली एसयूवी गाड़ियां बिना शायरन या तेज हॉर्न के किसी खामोश तूफान की तरह शहर की सड़कों को चीरती हुई कॉटन मिल की तरफ निकल पड़ी। गाड़ी के अंदर शौर्य एकदम चुप बैठा था, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा ज्वालामुखी फट रहा था जो उसने जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। उसे डर लग रहा था। हाँ, शहर का सबसे बड़ा माफिया जिसके नाम से लोग कांपते थे आज पहली बार खौफ में था। उसे खौफ था कहीं वो देर से ना पहुंचे। उसे खौफ था कि उस जिद्दी बकबक करने वाली और बेखौफ लड़की की आंखों में वो हमेशा के लिए कोई दर्द न देख ले। शौर्य ने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींची कि उसके नाखूनों से उसकी अपनी हथेली में खून छलक आया था। पुरानी कॉटन मिल अंडरग्राउंड बेसमेंट एक अजीब सी सीलन, जंग लगे लोहे और खून की पुरानी महक फैली हुई थी। छत से एक पीले रंग का भारी सा बल्ब लटक रहा था। वो बार बार टिम टिम रहा था। तारा की पलकें बहुत ही भारी हो रही थी।
क्लोरोफॉर्म का असर अभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ था, लेकिन उसे अपने सिर में एक बहुत ही भयानक दर्द महसूस हो रहा था। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसे एहसास हुआ कि उसके दोनों हाथों के पीछे की तरफ करके एक बहुत ही भारी लोहे की कुर्सी से मोटे रस्सों में बांधा गया है। उसके पैर भी कुर्सी के पारियों में बंधे हैं। उसने हिलने की कोशिश की, लेकिन रस्से की उसकी त्वचा को छील रहे थे। तारा ने धुंधली आंखों नजरों से सामने देखा। जग्गा एक पुरानी मेज पर बैठा शराब पी रहा था। उसके हाथ में लोहे की एक मोटी सी रॉड थी। उसके आसपास 8 से 10 गुंडे खड़े थे और उसी मेज के सहारे खड़ी थी शान्या, जिसके चेहरे पर एक बहुत ही घिनौनी और विजय मुस्कान थी। सान्या ने तारा को होश में आते देखा तो वो धीरे धीरे चलकर उसके एकदम करीब आ गई। उसने तारा के बालों को झटके से पीछे खींचा, जिससे तारा का चेहरा ऊपर की तरफ उठ गया। शान्या ने बहुत ही जहरीली लहजे में हंसते हुए कहा, गुड मॉर्निंग, आई मीन गुड नाइट तारा। कैसा लग रहा है इस वीआईपी सूट में? ऑफिस में तो तू खुद ही को किसी रानी से कम नहीं समझती थी। कहाँ गया तेरा वो बवंडर वाला एटीट्यूड? और कहाँ है वो तेरा माफिया आशिक शौर्य? क्या हुआ? उसने तुझे अपनी हवेली से धक्के मार कर निकाल दिया ना? तारा के सिर में दर्द से हथौड़े बज रहे थे, लेकिन उसका वो निडर ईगो अभी भी जिंदा था। उसे पता था कि वो बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी है, लेकिन वो इन घटिया लोगों के सामने रोकर उन्हें जीतने की खुशी नहीं देना चाहती थी। तारा ने सान्या की आंखों में सीधा देखते हुए बहुत ही मुश्किल से लेकिन तंज भरे लहजे में कहा, सान्या, तो हमेशा से एक डरपोक और छुप कर वार करने वाली छिपकली ही रहेगी। तुझे लगता है कि तुम मुझे यहाँ बांध कर तुम बहुत बड़ी रिपोर्टर बन जाएगी? मेरी एक खबर ने ऋषभ कपूर को जेल भिजवा दिया था। तू और ये तेरे भाड़े की टट्टू मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, हाँ? तारा की बात सुनकर जग्गा गुस्से से अपनी जगह से उठा और उसने शराब की बोतल जमीन पर दे मारी। कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। जग्गा ने अपनी लोहे की रोड को जमीन पर घसीटते हुए एक खूंखार आवाज में कहा, जुबान बहुत चलती है मैडम। हाँ, तूने हमारे ऋषभ भाई को अंदर करवाया है ना? आज मैं इस रॉड से तेरी एक एक हड्डी तोड़ूंगा और इसकी वीडियो मैं ऋषभ भाई को जेल में लाइव भेजूंगा। जब तू दर्द से चीखेगी ना, तब जाकर हमारे भाई के कलेजे को ठंडक मिलेगी। ये सुनते ही तारा का दिल एक पल के लिए कांप गया। उसे वो बेयर हाउस वाला खौफनाक मंजर याद आने लगा। वो खून, वो चीखें, वो दर्द। उसकी सांसें फिर से भारी होने लगी। वो खुद को अंदर ही अंदर मजबूत रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक निहत्थी लड़की 10 हथियार वाले गुंडों के सामने आखिर कब तक बिना डरे रह सकती थी? तारा ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन अपनी दोस्त रिया को याद किया। उसे लगा कि आज शायद सच में उसका आखिरी दिन है। आज कोई भी चमत्कार उसे यहाँ से नहीं बचा सकता था। जग्गा ने अपना फ़ोन निकाला और वीडियो कॉल सेट करने लगा। उसने अपने 2 आदमियों को इशारा किया। जग्गा ने अपनी रॉड को हवा में घुमाते हुए कहा, पकड़ो इसके सिर को। सबसे पहले इसके वो हाथ तोड़ते हैं जिससे इसने वो झूठी रिपोर्ट टाइप की थी। 2 भारी भरकम गुंडे तारा की तरफ बढ़े। तारा ने घबराहट में अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और अपने दांत भींच दिए, लेकिन इससे पहले कि उन गुंडों के गंदे हाथ तारा तक पहुंच पाते, बेसमेंट का वो भारी लोहे का दरवाज़ा, जिसे वो 2 मोटे तालों से बंद किया गया था, किसी भयंकर विस्फोट की तरह अपनी चौखट से टूटकर सीधा अंदर की तरफ आ गिरा। दरवाजे के गिरने की आवाज़ इतनी भयानक थी कि पूरा बेसमेंट गूंज उठा और जग्गा के हाथ से फ़ोन छूटकर ज़मीन पर गिर गया। बेसमेंट के उस टूटे हुए दरवाजे से धूल और धुएं का एक गुबार सा उठा। जग्गा और उसके सारे आदमी हड़बड़ाकर पीछे हट गए। सान्या डर के मारे एक कोने में सिकुड़ गई। तारा ने अपनी बंद आंखें झटके से खोली और उस धुएं के बीच से मौत खुद साक्षात चलकर अंदर आ रही थी। शौर्य, वो अपने उसी डार्क नेवी ब्लू सूट की पैंट और सफ़ेद शर्ट में था। उसके एक हाथ में बेहद एडवांस और भारी साइलेंसर वाली गन थी और उसकी आंखें इस वक्त इंसान की नहीं बल्कि किसी खून के प्यासे शैतान की लग रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, सिर्फ एक शर्त और जमा देने वाला सन्नाटा था।
उसके ठीक पीछे कबीर और उसके सबसे खतरनाक कमांडो गार्ड्स खड़े थे। शौर्य ने एक पल के लिए अपनी नजरें घुमाकर कुर्सी पर बंधी हुई तारा को देखा। तारा के होंठ सूखे हुए थे, माथे पर हल्का सा खरोच का निशान था और उसके चेहरे पर वो खौफ था जिसे शौर्य कभी नहीं देखना चाहता था। तारा को कुर्सी पर बंधा देखकर शौर्य के शरीर का अंदर का वो इंसान पूरी तरीके से मर गया और जो बाहर से आया वो शहर का सबसे खूंखार माफिया था। जग्गा के आदमियों ने हड़बड़ाते हुए अपनी बंदूकें निकालने की कोशिश की, लेकिन शौर्य ने उन्हें एक सेकंड का भी मौका नहीं दिया। शौर्य ने बिना एक शब्द बोले अपने हाथ की गन उठाई और 3 सटीक गोलियां सीधे सामने खड़े 3 गुंडों के सिर के बीचों बीच दाग दी। वो तीनों बिना कोई आवाज किए सीधे जमीन पर ढेर हो गए। खून के छींटे उड़े, लेकिन तारा इस बार बेहोश नहीं हुई। उसकी आंखें सिर्फ शौर्य पर टिकी थीं। जग्गा का पूरा नशा एक ही पल में उतर गया। उसकी पेंट गीली होने की नौबत आ गई थी। वो जानता था कि शौर्य के सामने उसका टिकना नामुमकिन है। उसने चालाकी करते हुए वो लोहे की रॉड उठाई और तारा की तरफ भागते हुए उसके सिर पर मारने की कोशिश की, ताकि वो तारा को ढाल बना सके। लेकिन शौर्य की फुर्ती किसी चीते से भी ज्यादा तेज थी। शौर्य ने अपनी गन वहीं फेंकी और एक छलांग मारकर जग्गा के सामने आ गया। उसने जग्गा का वो हाथ जिसमें रॉड थी बीच हवा में ही ऐसे पकड़ा जैसे वो कोई तिनका हो। शौर्य ने जग्गा की आंखों में अपनी वो खौफनाक आग डालते हुए एक ऐसी फुसफुसाती और डरावनी आवाज में कहा जो मौत के फरिश्ते जैसी थी, तुमने इसकी तरफ हाथ उठाने की गलती कर दी। अब तुम्हें मौत भी भीख मांगने पर नहीं मिलेगी। एक बहुत ही भयानक आवाज आई। शौर्य ने अपने सिर्फ एक हाथ के झटके से जग्गा की पूरी कलाई को उल्टी दिशा में तोड़ दिया था। जग्गा के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली जो पूरे बेसमेंट में गूंज गई। लेकिन शौर्य यहीं नहीं रुका। उसने जग्गा को गर्दन से पकड़ा और उसे हवा में उठाकर पास ही रखे लोहे के एक भारी पिलर से इतनी जोर से दे मारा कि जग्गा की पसलियां टूटने की आवाज साफ सुनाई दी। जग्गा खून की उल्टियां करते हुए वहीं जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। बाकी बचे हुए गुंडों को कबीर और उसके आदमियों ने एक ही मिनट के अंदर अंदर गोलियों से भून कर शांत कर दिया था। पूरा बेसमेंट अब लाशों और खून से भर चुका था। शान्या जो कोने में खड़ी ये सब देख रही थी, उसकी रूह कांप गई थी। वो घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी। सान्या ने अपने हाथ जोड़ते हुए बुरी तरह रोते हुए कांपती आवाज में कहा, मैं मुझे मुझे माफ़ कर दो शौर्य सर, मुझे जाने दो। मैंने मैंने कुछ नहीं किया। ये सब इस जगह का ही प्लान था। प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत कर मारो। शौर्य ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला, अपने हाथों से जग्गा का खून पोंछा और कबीर की तरफ बिना एक बहुत ही खामोश आदेश दिया। शौर्य ने ठंडी आवाज़ में कहा, कबीर, इस घोड़ी को यहाँ से उठाओ और इसे ये समझाओ कि मेरी दुनिया में गद्दारी करने वालों का हश्र क्या होता है। कबीर ने शान्या के बालों को पकड़ा और उसे चीखते चिल्लाते हुए बेसमेंट से बाहर खींच ले गया। अब उस खौफनाक और खून से सने बेसमेंट में सिर्फ 2 लोग बचे थे, कुर्सी पर बंधी हुई तारा और उसके सामने खड़ा वो खामोश शैतान। बेसमेंट में अब सिर्फ एक अजीब सा सन्नाटा था। तारा की सांसें धौंकनी की तरह चल रही थी। वो खौफ से कांप रही थी। अब उसने अभी अभी अपने सामने 10 लोगों को बेरहमी से मरते हुए देखा था। उसे वो अपना पुराना पैनिक अटैक फिर से याद आने लगा था। उसे लगा कि वो फिर से उसी सदमे में चली जाएगी। शौर्य धीरे धीरे चलकर तारा की कुर्सी के बिल्कुल करीब आया। उसने देखा कि तारा की आंखें खौफ से बड़ी हो चुकी हैं और वो उसी तरह हाँफ रही है जैसे बेयर हाउस में हाँफ रही थी। शौर्य का दिल एक पल के लिए बहुत जोर से दर्द कर उठा। उसे लगा कि तारा आज उसे सच में एक कातिल और एक खूंखार जानवर समझकर हमेशा के लिए नफरत करने लगेगी। शौर्य अपनी जगह पर नहीं खड़ा रह सका। वो इंसान जो दुनिया में किसी के सामने नहीं झुकता था,
वो आज बिना परवाह किए उन खून से सने फर्श पर तारा की कुर्सी के ठीक सामने अपने घुटनों के बल बैठ गया। शौर्य ने बहुत ही कांपते हुए और नरमी से अपने हाथ आगे बढ़ाए और तारा के हाथों और पैरों में बंधे हुए उन मोटे रस्सों को एक झटके से खोल दिया। रस्से खुलते ही तारा का शरीर बेजान सा होकर आगे की तरफ गिरा, लेकिन तारा फर्श पर नहीं गिरी। शौर्य ने तुरंत अपने मजबूत हाथ आगे बढ़ाए और तारा को अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। तारा का सिर शौर्य के उस चौड़े सीने पर आ जा लगा था। शौर्य की शर्ट अब खून के छींटे थे, बारूद की महक थी और उसके डार्क कॉलोन की वो जानी पहचानी खुशबू थी। जैसे कि जैसे ही तारा को सीने की वो गर्माहट और वो सुरक्षा महसूस हुई, उसका वो सारा झूठा हौसला, वो रिपोर्टर वाला एटीट्यूड और वो बहादुरी एक ही पल में आंसुओं में बह गई। वो अब कोई जासूस या फिर बवंडर नहीं थी, वो सिर्फ एक डरी हुई लड़की थी जिसे अपनी पनाह मिल गई थी। तारा ने अपने दोनों कांपते हुए हाथों से शौर्य की शर्ट को अपनी मुट्ठियों में इतनी जोर से कस लिया जैसे कोई डूबता हुआ इंसान किसी लकड़ी को पकड़ता है, और फिर वो फूट फूट कर रोने लगी। उसकी सिसकियां शौर्य के सीने में गूंज रही थीं। तारा ने रोते हुए हिचकियों के बीच बहुत ही टूटी हुई आवाज़ में कहा, तुम तुम आ गए। मुझे लगा था तुम मुझे भूल गए हो। मुझे लगा था मैं आज सच में मर जाऊंगी शौर्य। वो लोग मुझे मार देते। तारा की वो टूटी हुई आवाज़ सुनकर शौर्य की आंखें पहली बार नम हो गईं। उसका वो पत्थर दिल जिसे उसने सालों से सीने में दफन कर रखा था, आज इस लड़की के आंसुओं ने पूरी तरीके से पिघला दिया था। शौर्य ने अपने एक हाथ से तारा की कमर को और भी ज़्यादा कसकर अपनी तरफ खींचा और अपने दूसरे हाथ से तारा के सिर को अपने सीने से पूरी तरीके से सटा लिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना चेहरा तारा के बालों में छुपा लिया। शौर्य ने तारा के बालों को बहुत ही गहराई से चूमते हुए एक बेहद भारी और दर्द भरी फुसफुसाती हुई आवाज़ में कहा, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। तुम मेरी जिंदगी का इकलौता शोर हो जिसके बिना मेरा ये सन्नाटा मुझे काट खाने को दौड़ता है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। तारा ने अपना चेहरा शौर्य के सीने में और भी ज़्यादा छुपा लिया। उसे आज वो खून, वो लाशें और वो खौफ डरा नहीं रहे थे। आज उसे सिर्फ इस शैतान की बाहों में वो सुकून मिल रहा था जो उसे दुनिया में और कहीं नहीं मिल सकता था। शौर्य ने उसे अपनी उन खूनी दुनिया से बचाने के लिए खुद से दूर किया था, लेकिन आज उसी खूनी दुनिया में शौर्य की बाहें उसके लिए सबसे महफूज जगह बन चुकी थी। दोनों काफ़ी देर तक उसी जगह उस खून से सने तालाब और गंद वाले बेसमेंट में एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए घुटनों के बल बैठी रही। वो एक ऐसा पल था जहाँ कोई माफिया नहीं था, कोई रिपोर्टर नहीं थी, सिर्फ दो ऐसे इंसान थे जो अपनी अपनी खामोशी, अपने अपने खौफ से हार कर एक दूसरे में अपना वजूद ढूंढ रहे थे। रात के 3:30 बजे शौर्य ने तारा को अपनी बाहों में उठाया और उस बेसमेंट से बाहर ले आया। बाहर की ठंडी हवा ने तारा को थोड़ा और सुकून दिया। कबीर ने सब कुछ साफ करवा दिया था और पुलिस के वहां पहुंचने से पहले ही सारा काम निपटा लिया गया था। शौर्य ने तारा को कार की पिछली सीट पर बहुत ही आराम से लिटाया और खुद उसके बगल में बैठ गया। कार हवेली की तरफ बढ़ रही थी। पूरे रास्ते तारा ने शौर्य का हाथ नहीं छोड़ा। वो डर और थकान की वजह से शौर्य के कंधे पर अपना सिर रखकर सो चुकी थी। उसकी उंगलियां अभी भी शौर्य की शर्ट की आस्तीन को कसकर पकड़े हुई थी। शौर्य एकदम खामोश बैठा था। वो अपनी उंगलियों से बहुत ही हल्के हल्के तारा के बालों को सहला रहा था। उसकी नजरें तारा के उस शांत चेहरे पर टिकी थी। शौर्य के दिमाग में एक बहुत ही शार्प और अटल फैसला बन चुका था। उसने आज देख लिया था कि अंडरवर्ल्ड में उसकी कमजोरी छुपाने का तरीका काम नहीं करेगा। अगर वो तारा को खुद से दूर करेगा तो उसके दुश्मन उसे कभी भी अपना निशाना बना सकते हैं। तारा की जान अगर कहीं सबसे ज़्यादा सुरक्षित थी तो वो शौर्य के बिल्कुल करीब उसकी छत्र छाया में ही थी। शौर्य ने मन ही मन खुद से एक बहुत ही खौफनाक और गहरा वादा किया, तुम मेरी दुनिया में नहीं आना चाहती थी तारा, और मैं तुम्हें अपनी इस काली दुनिया में लाना नहीं चाहता था, लेकिन हमारी किस्मत ने हमें एक ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा किया है
जहाँ से अब पीछे मुड़ने का कोई भी रास्ता ही नहीं है। आज के बाद अगर किसी ने तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं उसका वो हश्र करूँगा कि नरक भी पनाह देने से मना कर देगा। अब तुम इस शैतान की दुनिया का हिस्सा हो और हमेशा रहोगी। शौर्य ने अपना सिर पीछे सीट पर टिका लिया और तारा को अपने और करीब कर लिया। जब तारा की नींद खुली तो बाहर सुबह की हल्की किरणें निकल चुकी थी। उसने खुद को उसी डार्क ग्रे रंग के मास्टर बेडरूम के उस बड़ी से बिस्तर पर पाया जहां वो कुछ दिन पहले बुखार से तप रही थी। लेकिन आज उसे वो कमरा डरावना नहीं बल्कि बहुत ही सुरक्षित लग रहा था। तारा ने उठने की कोशिश की, तभी उसकी नज़र पास रखे सोफे पर पड़ी। शौर्य वहां बैठा हुआ था। उसने पूरी रात अपनी आंखें बंद नहीं की थी। वो बस तारा को सोते हुए देख रहा था। उसका वो डार्क सूट अब भी वहीं रखा था, लेकिन उसके चेहरे पर वो पहले वाला घमंड और वो पत्थर वाला अजीब सा भाव नहीं था। आज उसकी आंखों में एक अजीब सी फिक्र और केयर थी। तारा को जागते हुए देखकर शौर्य अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे चलकर बिस्तर के पास आ गया। शौर्य ने अपनी भारी लेकिन बहुत ही शांत आवाज में पूछा, कैसा लग रहा है अब? सिर में दर्द है? तारा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस शौर्य को देखती रही। उसे कल रात का वो पल याद आ गया जब शौर्य ने उसे गले लगाया था और उसके बालों को चूमा था। तारा का दिल अचानक बहुत जोर से धड़कने लगा। तारा ने अपनी चादर को थोड़ा सा कसते हुए बहुत ही धीमी लेकिन उसने उसी पुराने बवंडर वाले अंदाज में हल्की सी शिकायत करते हुए कहा, तुमने तुमने मुझे उस दिन हवेली में बाहर क्यों निकाला था? हाँ? तुम्हें पता है मुझे कितना बुरा लगा था। मुझे लगा था कि तुम सच में एक घमंडी और एक सड़े हुए वैम्पायर हो जिसे किसी की कोई परवाह ही नहीं है। सौर्य के होठों पर एक बहुत ही हल्की असली और सुकून भरी मुस्कान आ गई। तारा की इस सस्ते वैम्पायर वाली शिकायत को सुनकर उसे यकीन हो गया था कि उसका वो बवंडर पूरी तरीके से ठीक है। शौर्य ने अपना एक हाथ बिस्तर पर टिकाया और थोड़ा सा तारा की तरफ झुकते हुए बहुत ही शांत और गहरे लहजे में बोला, मैं वैम्पायर ही हूँ मिस रिपोर्टर, और मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी चीज़ को खुद से दूर जाने दिया है, लेकिन वो मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। तारा ने अपनी बाहें सिकोड़ी। क्या मतलब? शौर्य सीधा खड़ा हुआ। उसने अपनी पेंट की जेब में हाथ डाले। मतलब ये कि तुम वापस अपने उस न्यूज चैनल में जाओगे। तुम अपनी वो जासूसी और वो ब्रेकिंग न्यूज़ वाला पागलपन भी जारी रखोगे। लेकिन शौर्य ने अपनी आंखें थोड़ी सी सख्त की। लेकिन अब तुम ये सब अकेले नहीं करोगे। तुम्हारी हिफाजत अब मेरी जिम्मेदारी है। तारा ने झटके से अपनी चादर हटाई। वो घुटनों के बल बैठ गई और अपनी लाल आंखें दिखाते हुए एकदम कड़क आवाज में बोली, एक्सक्यूज मी, मुझे कोई बॉडीगार्ड नहीं चाहिए और मैं कोई तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं हूँ जिस पर तुम अपने नियम थोपोगे। मैं आज़ाद हूँ और अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीऊँगी। मुझे तुम्हारी इस खौफनाक दुनिया की कोई कैद नहीं चाहिए। तारा अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि शौर्य अचानक बहुत ही फुर्ती के साथ आगे बढ़कर तारा के चेहरे को अपने दोनों में हाथों में थाम लिया। ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, बल्कि इस स्पर्श में एक ऐसी गहरी तरफ और फिक्र थी कि तारा की जुबान तुरंत शांत हो गई। शौर्य ने तारा की आंखों में सीधा देखते हुए बहुत ही सीरियस और दिल चीर देने वाली आवाज़ में कहा, मैं तुम्हें कैद नहीं कर रहा हूँ तारा। कोई भी समझदार इंसान एक बवंडर को पिंजरे में बंद करने की गलती नहीं करता। तुम अपनी ज़िंदगी को आज़ादी से जियोगी, अपना काम करोगी, लेकिन तुम मेरी कमज़ोरी बन चुकी हो और एक माफिया अपनी कमज़ोरी को दुश्मनों के आगे कभी नहीं खुला नहीं छोड़ सकता। शौर्य की आवाज़ पहली बार एक अजीब सा डर झलक रहा था। मैं तुम्हें फिर से मौत के मुंह में जाते हुए नहीं देख सकता तारा। तुम्हें पूरी आज़ादी है, लेकिन मुझे सिर्फ इतना हक चाहिए कि मैं तुम्हें महफूज रख सकूं। तुम खतरे से खेलो, लेकिन मेरे साथ रहकर। तारा की सांसें अटक गई थीं। शौर्य ने पहली बार अपने मुंह से ये कबूल किया था कि तारा उसकी कमजोरी है। उस खामोश शैतान ने कोई हुक्म नहीं चलाया था, बल्कि अपना सबसे बड़ा राज और अपना डर उसके सामने खोल कर रख दिया था। तारा का सारा गुस्सा एक पल में पिघल गया। उसे समझ आ गया कि शौर्य उसकी आज़ादी छीन नहीं रहा है,
बल्कि अपनी ज़िंदगी में उसका हिस्सा मांग रहा है। तारा की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। उसने सौर्य के हाथों से को अपने चेहरे से नहीं हटाया, बल्कि उसकी आंखों में देखते हुए एक बहुत ही शैतानी और खूबसूरत सी स्माइल दी। तारा ने मजे लेते हुए अपने पुराने एटीट्यूड में कहा, तो इसका मतलब मिस्टर मास्टरमाइंड कि वो 7 दिन वाला चैलेंज में जीत गई। मैंने तुम्हारे सबसे बड़े राज का पर्दाफाश कर दिया। हाँ। शौर्य अपनी हंसी रोक नहीं पाया। उसने तारा के गालों को बहुत ही प्यार से हल्का सा थपथपाया और पीछे हटते हुए बोला, हाँ मेरी प्यारी बवंडर, तुम जीत गई हो। तुम मेरी दुनिया की वो इकलौती खबर हो जिसे मैं कभी छपने नहीं दूंगा। अपना काम करो, दुनिया की धज्जियां उड़ाओ, लेकिन तुम्हारा बेस कैंप अब मेरे पास ही होगा। तारा ने एक विजयी और सुकून भरी मुस्कान के साथ अपनी ठुड्डी उठाई। हवेली में अब कोई डरावना सन्नाटा नहीं था। वहाँ एक बवंडर था जिसने उस शैतान को अपने आगे झुकने पर मजबूर कर दिया था, वो भी बिना अपनी आज़ादी को खोए हुए। और शौर्य, वो अब उस बवंडर को कैद करने के बजाय उसी के साथ कदम मिलाकर उस तूफान में चलने को तैयार था। खेल खत्म नहीं हुआ था, बल्कि एक ऐसी बराबरी और खतरनाक लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी जिसे अंडरवर्ल्ड की दुनिया कभी भूलने वाली नहीं थी। अगले दिन की सुबह शौर्य और तारा के बीच उस रात हुए उस अनकहे वादे के बाद की सुबह काफ़ी अलग थी। सुबह सुबह शौर्य के पास अंडरवर्ल्ड की किसी बहुत बड़ी शिपमेट को लेकर जरूरी कॉल आई। वह तुरंत शहर के दूसरे कोने में जाना था। शौर्य अपनी लेदर जैकेट पहनते हुए कमरे से बाहर निकल रहा था, तभी उसने दरवाजे पर रुककर तारा की तरफ देखा जो बिस्तर पर बैठकर कॉफ़ी पी रही थी। मैं कुछ घंटों के लिए बाहर जा रहा हूँ, शौर्य ने बहुत ही शांत लहजे में कहा, और मैंने मेन गेट पर सिक्योरिटी को बोल दिया है कि तुम्हारी दोस्त रिया जब चाहे यहाँ पर आ सकती है। तारा का चेहरा ये सुनकर खुशी से खिल गया था। वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही शौर्य अपनी वो हल्की सी कातिलाना मुस्कान देकर वहां से चला गया। कुछ ही घंटों बाद रिया हवेली के मेन गेट पर खड़ी थी। जैसे ही भारी भरकम लोहे के गेट खुले और रिया ने हवेली के अंदर कदम रखा, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। इटालियन मार्बल का फर्श, छत से लटकते हुए विशाल झूमर और दीवारों पर लगी महंगी पेंटिंग्स को देखकर रिया को लगा जैसे वो किसी राजा के महल में आ गई हो। तारा सीढ़ियों से भागते हुए नीचे आई और उसने रिया को कसकर गले से लगा लिया। तारा, तू पागल है क्या? रिया ने खुशी से बौखलाते हुए कहा, ये घर है या कोई 5 स्टार होटल? और तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तेरा वो माफिया आशिक इतना अमीर है? हाँ, मैं तो फालतू में तेरे लिए रो रही थी। यहाँ तो तू महारानी बनकर रह रही है। हाँ। तारा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए डाइनिंग टेबल की तरफ ले आई। चुप कर ड्रामेबाज, मैं कोई महारानी वहारानी नहीं हूँ, है ठीक है? और वो मेरा आशिक भी नहीं है, सिर्फ एक खड़ूस इंसान है। चल पहले नाश्ता करते हैं। दोनों सहेलियों ने उस विशाल डाइनिंग टेबल पर बैठकर जमकर नाश्ता किया और खूब सारी बातें की। हवेली का वो डरावना सन्नाटा आज इन दोनों की हंसी और बकबक से पूरी तरीके से टूट चुका था। नाश्ता करने के बाद तारा अपने कमरे में फ़ोन पर ऑफिस का कुछ काम देखने चली गई थी और यह हवेली की खूबसूरती देखने के लिए इधर उधर घूमने लगी थी। रिया अपनी धुन में मगन थी और दीवारों पर लगी हुई नक्काशी देख रही थी कि तभी हवेली के पूर्वी गलियारे में वो मुड़ी और धड़ाम, रिया सीधे किसी बहुत ही मजबूत पत्थर जैसी चीज से जा टकराई और पीछे की तरफ गिरने ही वाली थी कि एक भारी और मजबूत हाथ ने उसकी कलाई को एकदम से पकड़ लिया। रिया ने हड़बड़ाकर आंखें खोली। उसके सामने कबीर खड़ा था, वही काले सूट में, कान में वायरलेस माइक लगाए और चेहरे पर वो हमेशा वाला सख्त लौंडे वाला भाव जिसमें कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता। रिया ने खुद को सीधा किया और अपनी शर्ट झाड़ते हुए गुस्से से बोली, अरे देख कर नहीं चल सकते क्या? आंखों पर ये काला चश्मा घर के अंदर कौन लगाता है? कोई अंधाधुंध रेस चल रही है क्या यहाँ पर? कबीर अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उसने रिया की इस बकबक का कोई खास रिएक्शन नहीं दिया, बस अपनी रोबोटिक और भारी आवाज़ में बोला, मैडम आप सिक्योरिटी जोन में हैं, मेहमानों को इस तरफ आने की इजाज़त नहीं है, कृपया ड्राइंग रूम की तरफ वापस जाएं।
रिया को उसका ये एकदम रूखा और कड़क अंदाज देखकर चिढ़ मच गई। मेहमान? मैं तारा की बेस्ट फ्रेंड हूँ और तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? मिस्टर रोबोट। कबीर ने अपनी ठंडी नज़रों से रिया को ऊपर से नीचे तक देखा। इस घर में तारा मैडम का बवंडर झेलना ही काफ़ी मुश्किल था। अब ये उनकी दोस्त सहेली भी उस स्कूल की प्रिंसिपल लग रही थी। मैं इस हवेली का हेड ऑफ सिक्योरिटी हूँ, कबीर आंखें छोटी करते हुए कहा और वहां से मुड़ गई। वहीं कबीर वहीं पर बुत बनकर खड़ा रहा। रिया ने मन ही मन सोचा, इंसान है या फिर लोहा का खंभा। लेकिन जो भी है, दिखता थोड़ा सा डैशिंग है। रात हो चुकी थी और रिया वापस अपने कमरे में जा चुकी थी। शौर्य शाम को ही वापस आ गया था और तब से लगातार अपने स्टडी रूम में फाइलों में उलझा हुआ था। उसने शाम का खाना भी नहीं खाया था। तारा ने ये सब बात बर्दाश्त नहीं हुई। वो जानती थी कि ये आदमी अपने काम के चक्कर में अपनी सेहत की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। तारा खुद किचन में गई, एक ट्रे में खाना लगाया और सीधे शौर्य के स्टडी रूम में घुस गई। शौर्य लैपटॉप की स्क्रीन पर नजरें गड़ाए हुए था। तारा ने बिना कुछ बोले वो ट्रे सीधे शौर्य के लैपटॉप के ठीक सामने टेबल पर जोर से रख दी। शौर्य ने अपनी आंखें स्क्रीन से हटाई, पहले उस ट्रे को देखा और फिर तारा के उस गुस्से से भरे चेहरे को। ये क्या है? शौर्य ने अपनी एक बाहें ऊपर उठाते हुए पूछा। जहर है, खा लो, तारा ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम्हारी इस खामोश दुनिया में टाइम का क्या कोई मतलब है? रात के 10 बजने वाले हैं और तुम यहाँ बैठकर अपनी ये खूंखार डील्स फाइनल कर रहे हो। अगर भूख से मर गए तो मेरी ब्रेकिंग न्यूज़ का क्या होगा? शौर्य के होठों पर वो कातलाना स्माइल आ गई थी। उसने अपनी कुर्सी पीछे की और हाथ बांधकर बहुत ही मजे लेते हुए तारा को देखने लगा। शौर्य ने बहुत ही धीमी और नशीली आवाज में कहा, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो वंडर। अगर मुझे तुम्हारे हाथों से खाना खाने की आदत लग गई तो तुम्हें रोज मुझे इसी तरह खाना खिलाना पड़ेगा। और एक माफिया की आदतें बहुत महंगी होती हैं। तारा ने अपनी लाल आंखें बड़ी करते हुए अपना पूरा एटीट्यूड दिखाते हुए जवाब दिया। ज़्यादा खुशी मत बनाओ मिस्टर सस्ते वेम्पायर। मैंने ये खाना तुम्हारे लिए नहीं लाया है, बल्कि इस बेचारी ट्रे के लिए लाया है, ताकि ये खाली खाली बोर ना हो। और रोज़ खिलाने की बात है, मैं कोई तुम्हारी कुक नहीं हूँ। मैं तो वो इंसान हूँ जो तुम्हारी महंगी हवेली की धज्जियाँ उड़ाने वाली है। शौर्य अपनी जगह से उठा और बहुत ही रिलैक्स कदमों से चलते हुए तारा के एकदम करीब आ गया। उसने अपना एक हाथ टेबल पर रखा और थोड़ा सा तारा की तरफ झुक गया। धज्जियाँ तो तुम मेरी पहले ही उड़ा चुके हो मिस्टर पोटर। शौर्य ने उसकी आंखों में सीधा देखते हुए एक गहरी सांस ली। लेकिन अगर तुम मेरे खाने में सच में जहर भी मिला दोगी तो मैं उसे भी अमृत समझकर पी लूंगा। बस शर्त यह है कि इस जहर में तुम्हारी इस तीखी जुबान का तड़का जरूर होना चाहिए। तारा की बोलती एक पल के लिए बंद हो गई थी। इस आदमी के पास हर ताने का ऐसा कातिलाना जवाब होता था कि तारा का दिमाग भी काम करना बंद कर देता था। तारा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया, अपनी उस हल्की सी मुस्कुराहट और शर्म को छुपाते हुए कड़क आवाज में बोली, तुमसे बहस करना ही बेकार है। चुपचाप से ये खाना खा लो, वरना मैं इसे तुम्हारे इस महंगे लैपटॉप पर पलट दूंगी। सौर्य हल्का सा हंसा, वो असली हंसी थी जो सिर्फ और सिर्फ तारा के सामने ही उसके चेहरे पर आती थी। उसने ट्रे अपनी तरफ खींची और खाना खाना शुरू किया। तारा वहीं टेबल के सहारे खड़ी उसे जाते देखती रही। उन दोनों के बीच गालियां ताने तो चल रहे थे, लेकिन उस स्टडी रूम की हवा में एक ऐसा अजीब सा सुकून और केमिस्ट्री थी जो दुनिया की किसी भी और चीज़ से ज़्यादा गहरी और सच्ची थी। अगले दिन दोपहर के 12 बजे रिया आज तारा से मिलने हवेली आई थी। लेकिन सच ये था कि उसका आधा दिमाग तारा में और आधा दिमाग उस सख्त लौंडे यानी कि कबीर में अटका हुआ था। रिया ने आज जानबूझकर एक बहुत ही प्यारी सी पीच कलर की ड्रेस पहनी थी और बालों को खुला छोड़ रखा था। तारा अभी नहाने गई थी, इसीलिए रिया बोर होकर हवेली के उस विशाल पिछले हिस्से की तरफ निकल गई जहाँ एक बड़ा सा ओपन जिम और स्विमिंग पूल था। रिया अपनी धुन में फ़ोन चलाते हुए चल रही थी। उसका ध्यान स्क्रीन पर था और उसे पता ही नहीं चला कि पूल के किनारे का मार्बल थोड़ा सा गीला है। जैसे उसने आगे कदम बढ़ाया, उसका हील उस पानी पर बुरी तरीके से फिसल गया। आह! रिया के मुंह से एक तेज चीख निकली। उसका फोन हवा में उछल गया और वो सीधे उस कठोर मार्बल पर पीठ के बल गिरने ही वाली थी, लेकिन रिया जमीन तक नहीं पहुंची। एक बहुत ही मजबूत चट्टान जैसे हाथ ने
उसकी कमर को हवा में ही जकड़ लिया और दूसरे हाथ ने उसे पीछे से सपोर्ट देकर झटके से ऊपर की तरफ खींच लिया। रिया ने अपनी आंखें बंद करते हुए हड़बड़ाते हुए खोली। उसके चेहरे से सिर्फ 2 इंच की दूरी पर कबीर का वो सख्त बिना एक्सप्रेशन वाला चेहरा था। कबीर ने आज अपना काला चश्मा नहीं पहना था। उसकी गहरी काली आंखें, वो तेज जॉलाइन और उसके चौड़े सीने की वो कड़क सफ़ेद शर्ट। रिया तो जैसे एक ही सेकंड में उस पर पूरी तरीके से फिदा हो गई थी। रिया के दिमाग में किसी कोरियन ड्रामा की तरह स्लो मोशन वाला रोमांटिक म्यूजिक बनने लगा। वो कबीर की आंखों में ही रही थी कि तभी कबीर उसने अपनी भारी और रोबोटिक आवाज़ में बिना किसी इमोशन के कहा, मैडम, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत कमज़ोर है और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के हिसाब से पूल एरिया में हील्स पहनकर चलना बेवकूफ़ी की निशानी होती है। आप सीधी खड़ी हो सकती हैं अब। रिया के दिमाग में वो रोमांटिक म्यूजिक एक सेकंड में किसी फटे हुए स्पीकर की तरह बंद हो गया। कबीर ने बहुत ही सलीके से रिया को सीधा खड़ा किया, उसका हाथ हटाया और 2 कदम पीछे हटकर एकदम अटेंशन पोजीशन में खड़ा हो गया। रिया का हवा में उछाला हुआ फोन भी कबीर ने अपने दूसरे हाथ से बहुत ही आसानी से कैच कर लिया था और अब वो उसे रिया की तरफ ही बढ़ा रहा था। वहीं रिया का मुंह छिड़के मारे बन गया था। रिया झुंझुलाते हुए फोन लेते हुए बड़बड़ाई, तुम्हारा कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता क्या मिस्टर कबीर? कोई लड़की गिर रही हो और तुम उसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लेक्चर दे रहे हो। इंसान हो या सच में कोई लोहे की मशीन? कबीर चेहरे पर बिना कोई भाव लाए बोला, मैं अपना काम कर रहा था मैडम, और मशीनें झूठ नहीं बोलती। अगली बार स्नीकर्स पहन कर आइएगा, गिरने का रिस्क 90% कम हो जाएगा। ये बोलकर कबीर हल्का सा झुका और वहां से पलटकर अपने सिक्योरिटी रूम की तरफ चला गया। रिया वहीं पूल के किनारे पैर पटकते हुए खड़ी रह गई। रिया बड़बड़ाते हुए बोली, बड़ा है प्रोटोकॉल वाला, लेकिन सच कहूँ तो हाय राम, पास से तो ये और भी ज़्यादा हैंडसम लगता है। इस रोबोट के सिस्टम में तो मैं वायरस डालकर ही रहूँगी। उसके बाद उसने तारा से बहुत से बातें की। फिर वो दोनों खाना खाने लगे और फिर तारा रिया के फ़ोन में लग गई। वहीं तारा शौर्य को ढूंढने चली गई थी। वहीं हवेली के अंदर एक बहुत ही बड़ी 2 मंजिला लाइब्रेरी थी जहाँ दुनिया भर की किताबें थीं। तारा को जासूसी करने का कीड़ा तो था ही। उसे लगा कि शायद इन पुरानी किताबों के बीच शौर्य का कोई ऐसा राज मिल जाए जो अब तक सामने नहीं आया है। तारा ने एक रोलिंग सीढ़ी, पहियों वाली लंबी सीढ़ी के सबसे ऊपरी हिस्से पर खड़ी थी। उसने एक लाल रंग का जंपसूट पहना हुआ था और बालों को जूड़ा बना रखा था। वो पंजों के बल खड़ी होकर सबसे ऊपरी शेल्फ से एक पुरानी सी डायरी निकालने की कोशिश कर रही थी। तभी लाइब्रेरी का भारी दरवाजा खुला और शौर्य अंदर आया। उसने देखा कि तारा सीढ़ी के सबसे ऊपर बिना किसी सपोर्ट के हवा में लटकने जैसी हालत में खड़ी है। शौर्य ने कुछ नहीं कहा। वो बस दरवाजे के फ्रेम से टिककर हाथ बांधकर बहुत ही मजे से इस बवंडर की नई खुरापात को देखने लगा। तारा की उंगलियां बस उस डायरी तक पहुंच ही रही थी कि अचानक सीढ़ी का नीचे वाला एक पहिया मार्बल पर थोड़ा सा स्लिप हो गया। सीढ़ी झटके से हिली। अरे अरे भगवान! तारा का बैलेंस पूरी तरीके से बिगड़ गया और वो उस 10 फुट ऊंची सीढ़ी से सीधे हवा में नीचे की तरफ गिरी। तारा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसे लगा कि आज उसकी हड्डियां टूटना तो पक्का है, लेकिन जमीन से टकराने के बजाय वो किसी बेहद सख्त, मस्क्यूलर और परफ्यूम से महकती हुई चीज से जा टकराई। सौर्य ने बिजली की तेजी से आगे बढ़कर तारा को अपने दोनों हाथों से बिल्कुल किसी दुल्हन की तरह कैच कर लिया था। तारा की गिरने की स्पीड इतनी तेज थी कि शौर्य को भी अपना बैलेंस बनाने के लिए 1 कदम पीछे लेना पड़ा, लेकिन उसने तारा को जमीन पर नहीं गिरने दिया था। तारा की सांसें बहुत ही तेज चल रही थी। उसने हड़बड़ाते हुए अपनी आंखें खोली। शौर्य की वो डार्क, कातिलाना और नशीली आंखें सीधे तारा के चेहरे को घूर रही थी। शौर्य के चेहरे पर वो मशहूर स्मार्क आ गई थी। शौर्य अपनी भारी और फुसफुसाती हुई आवाज में बोला, मैंने सुना था कि तुम मेरे प्यार में गिर रही हो मिस्टर पोटल, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम सच में इतनी ऊंचाई से छलांग लगा दोगी।